हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की जो साइंस है उसके चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे आपको वर्ड्स की एक लिस्ट दी हुई है ना, और इनमें से आपको सही वर्ड चूज़ करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह पर भरना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारे प्लांट्स को बहुत सारे प्लांट्स को अगर एक ही जगह पर उगा दें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे क्रॉप। तो यहाँ पे आएगा क्रॉप। ठीक, बी पार्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। तो फर्स्ट स्टेप, फसलों को उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप किया जाता है वो क्या है, वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, प्रिपरेशन। उसके बाद सी पार्ट है डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं यानी जो ख़राब सीड होते हैं, जो ख़राब बीज होते हैं, वो वाटर में क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं, वो तैरते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर आ जाते हैं, पानी की टॉप में, और फ्लोट करते हैं। उसके बाद देखो डी पार्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फसल को उगाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ क्या चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको चाहिए वाटर। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फसल को उगाने के लिए। ठीक है, और ये सब कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा वाटर और यहाँ पे आएगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए के आइटम्स को आप कॉलम बी के आइटम से मिलाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिला रखे हैं, तो आप इस तरह से उनको मैच करेंगे। ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी, और इसका जो फर्स्ट है वो है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये है पैडी एंड मेज़, तो इसके साथ आप इसे मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स होती है वीट, ग्राम एंड पी, तो इनको आप इससे मैच करेंगे। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इसको आप मैच करेंगे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट इससे, तो ये होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला है ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको आप मैच करेंगे इनसे एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, तो ये हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक, तो ये हैं, इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग को फिल करेंगे। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो हमें इनके दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। तो देखो इसका आंसर ये होगा, जो फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, इसके होंगे पैडी, मेज़। ठीक है, और उसके बाद रबी क्रॉप के होंगे वीट एंड ग्राम। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, और यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, और उन टॉपिक पे आपको अपने शब्दों में पैराग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया गया है ए पार्ट इसका, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आपको लिखना होगा। तो देखो क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये फर्स्ट स्टेप है अगर हम क्रॉप उगाना चाहते हैं, है ना। अगर हमें फसल उगानी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस मेथड इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलो द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। तो ये जो मेथड है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये
क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो ढीली हो जाए। ठीक है, मिट्टी ढीली हो जाए, और जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो उसमें आसानी से अंदर जा पाती हैं, अंदर घुस पाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये है। फिर देखो, द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स etc, which enrich the soil with humus and other essential nutrients। तो देखो, इसका एक और फ़ायदा है, यानी जो है, जो मिट्टी जब ढीली हो जाती है, इसका एक और फ़ायदा है, वो ये है कि इसमें तब इससे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, यानी जो केचुए होते हैं, और जो मिट्टी में होने वाले बाकी के जो कीड़े हैं, ठीक है, वो भी इससे जन्म लेते हैं, यानी उनकी भी ग्रोथ होती है, वो भी बढ़ते हैं, है ना। और जब वो मर जाते हैं तो उनसे क्या मिलता है? ह्यूमस मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। ठीक है, किनको? प्लांट्स को। ठीक है, जब ये जो कीड़े होते हैं ये मर जाते हैं तो इनसे प्लांट्स को ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके बाद देखो, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। और जो प्लांट्स होते हैं उनको ये जो न्यूट्रिएंट्स इनसे मिलते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सकें और अच्छे से अपने फंक्शंस, अपने काम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज़ कॉल्ड टाइलिंग और फ्लोइंग द सॉइल। तो जो प्रोसेस है लूजनिंग, है ना, जो मिट्टी को ढीला करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टाइलिंग या फ्लोइंग। ठीक है, और आगे देखो, टाइलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। दिस हेल्प्स द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब देखो, जब टाइलिंग होता है या जो फ्लोइंग होता है, आपने सुना होगा कि हल चलाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नीचे दबे होते हैं, तो लूजनिंग से यानी मिट्टी को ढीला करने से वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। और जब वो ऊपर आ जाते हैं तो प्लांट्स उनको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। फिर उसके बाद है सोइंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। सोइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी फसलों को उगाने में। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये जो सोइंग है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? बीजों को, है ना, मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर छिड़क देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं। उसके बाद आगे देखो, द सीड्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो जो सीड्स हैं, ठीक है, जिनको हमने सेलेक्ट किया है फसलों को उगाने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फिर आगे देखो, दिस विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ द क्रॉप। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि क्रॉप ज़्यादा होगी, यानी फसल ज़्यादा होगी, ज़्यादा अनाज होगा। सोइंग इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर अ ट्रेडिशनल टूल और अ सीड ड्रिल। तो जो सोइंग जो प्रोसेस है, इसमें दो तरह के टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल टूल है और एक सीड ड्रिल है। फिर देखो, द ट्रेडिशनल टूल इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनल टूल है ये फनल के शेप में होता है। कैसा होता है? फनल के शेप में। फनल कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, इस तरह का होता है फनल। ठीक, उसके बाद देखो, वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड्स। और ये जो ट्रेडिशनल टूल है ये पहले यूज़ होता था। ठीक है, बहुत पहले यूज़ होता था, अब ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, नाउ अ डेज सीड ड्रिल्स दैट मेक द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो जो आज का टाइम है, यहाँ पे क्या यूज़ होता है? सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये ट्रैक्टर्स पे लगा होता है और इन्हीं से जो है सीड्स का सोइंग हो जाता है, यानी बीजों का बोना भी इसी से हो जाता है। ठीक है, आगे देखो,
दिस टूल disperses seeds uniformly and sows seeds at proper depth। और ये सीड ड्रिल क्या करता है, ये सीड्स को बिखेर देता है खेत में, ठीक है, सीड्स को खेत में छिड़क देता है और बराबर, ठीक है, बराबर छिड़कता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा छिड़क दिया उधर कम, ऐसा नहीं, बराबर छिड़कता है, यूनिफॉर्मली छिड़कता है और जो सीड्स होते हैं वो अच्छे से मिट्टी के अंदर जा पाते हैं, डेप्थ में जा पाते हैं इससे, सीड ड्रिल से। सोइंग बाय दिस मेथड सेव्स टाइम, और इससे टाइम की बचत होती है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बर्ड्स, और सीड्स को ये तरीका चिड़ियों से भी बचाता है, वरना चिड़ियाएँ जो होती हैं वो बीज खा जाती हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है सी पार्ट है इसका, वीडिंग। तो वीडिंग के बारे में लिखना हमें, वीडिंग क्या होती है तो ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, है ना, और ये अपने आप फसलों के साथ उग जाते हैं, ठीक। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स, ठीक है। और वीडिंग क्या होती है, वीडिंग होती है ये जो प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए उनको हटाने की प्रोसेस, ठीक है। उन प्लांट्स को जो हमें नहीं चाहिए उनको फसल के बीच में से निकालकर हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं वीडिंग। अब देखो, ज़ैंथेनियम, पार्थेनियम ETC आर सम कॉमन वीड्स। तो ये जो हैं, ये ज़ैंथेनियम और पार्थेनियम हैं, ये कुछ वीड्स हैं। क्या हैं, वीड्स हैं। आगे देखो, वीड्स compete with the crop for nutrients, light and space। अब जो वीड्स क्या करती हैं, वीड्स कंपटीशन करती हैं क्रॉप्स के साथ, फसलों के साथ, है ना, न्यूट्रिएंट्स को लेने में, लाइट को लेने में और जगह लेने में, स्पेस लेने में, ठीक है। यानी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ उसके साथ कंपटीशन करती है जो हमें चाहिए, हमें फसल चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, ये वीड्स क्या करता है, उनके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, लाइट ले लेता है, स्पेस ले लेता है ना। आगे देखो, एज अ रिज़ल्ट क्रॉप प्लांट्स गेट लेसर न्यूट्रिएंट्स। और इससे ये होता है कि जो फसल होती है उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, लाइट नहीं मिल पाती, स्पेस नहीं मिल पाता, ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो फसलों के डेवलपमेंट में ये वीड्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम डालते हैं। दिस इन टर्न रिड्यूसेस देयर प्रोडक्टिविटी, दस वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। तो देखो क्या होता है इससे ये होता है, अगर फसलों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, लाइट्स, जगह नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जो अनाज उनसे मिलता है, फसल से मिलता है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए वेरियस वीडिंग मेथड्स जो हैं हमने बना रखे हैं ताकि हम उनमें से उनको हटा सकें, फसलों में से, क्रॉप्स में से वीड्स को हटा सकें। फिर उसके बाद है थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम चैफ। तो थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम चैफ में से ग्रेन्स या सीड्स अलग करते हैं, है ना। चैफ क्या है, तो देखो आपने खेत में फसल देखी होगी, तो फसल कैसी होती है, फसल घास की तरह होती है ना। तो जो घास वाला पार्ट है उसे चैफ कहते हैं। तो उसको अलग निकालना, यानी उस घास वाले पार्ट में से जो दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको अलग निकालना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। और देखो, इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। और ये हार्वेस्टिंग के बाद किया जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब खेत में से फसल को काटना, ठीक है। तो पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी खेत में से फसल को काटते हैं, उसके बाद उस फसल में से जो ग्रेन्स होते हैं और सीड्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, और इन्हीं को निकालने को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। फिर देखो, इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइन। और जो थ्रेशिंग है वो किससे किया जाता है, वो कंबाइन से किया जाता है। कंबाइन एक मशीन होती है, इसकी मदद से थ्रेशिंग का काम किया जाता है। फिर देखो, दिस मशीन इज़ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। और ये जो मशीन है
ये हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है, इसलिए ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। ठीक है, तो देखो कंबाइन में क्या होता है, कंबाइन में हार्वेस्टिंग का काम होता है यानी फसल को काटने का काम होता है, और थ्रेशिंग का काम होता है यानी उस फसल में से अनाज के दाने अलग निकालने का भी काम होता है। और उस मशीन को कहते हैं क्या, कंबाइन। इट हार्वेस्ट्स प्लांट्स एज वेल एज क्लीन्स ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग का तो काम करती ही है, ठीक है, फसलों को काटने का काम तो करती ही है, साथ में ये उसमें से बीज भी अलग निकालती है, और साथ में जो दाने होते हैं ना उनकी सफाई भी करती है, जो कंबाइन होती है। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी आपको बताना है कि किस तरह से फर्टिलाइजर्स मैन्योर से अलग हैं, यानी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो आपने क्या करना है, नोटबुक में आप एक तरफ फर्टिलाइजर्स लिखेंगे और दूसरी तरफ मैन्योर। ठीक है, इस तरह से आप 2 कॉलम बनाएंगे। फर्टिलाइजर्स के नीचे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट मे बी एन आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, यानी ये किसी आदमी का बनाया हुआ भी हो सकता है, या ये नेचुरल भी हो सकता है, यानी जो है ये प्रकृति का बना हुआ भी हो सकता है, प्रकृति से बना हुआ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मैन्योर में आप लिखेंगे इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस है, यानी ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, आगे देखो, दीज आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो है ये जो है फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, सॉइल में डाला जाता है ताकि ये क्या कर सके, ये सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसकी जो है उपज बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, यानी जो है फसल जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, यानी अनाज ज़्यादा हो, तो इसीलिए ये जो है मिट्टी में डाले जाते हैं, कौन, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मैन्योर वाले पार्ट में आप लिखेंगे दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मैन्योर होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो डेड यानी मरे हुए जानवरों से, या डिकेइंग प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट्स जो हैं सड़ रहे होते हैं उनसे, या एनिमल्स यानी जिन एनिमल्स का जो शरीर है वो सड़ रहा होता है उनसे मिलते हैं, कौन, मैन्योर। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, और ये जो मैन्योर हैं ये प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स यानी ये खेतों में बनते हैं, कौन, मैन्योर। ठीक है, आगे लिखेंगे डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देते हैं, जबकि जो मैन्योर्स है ये प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर है इससे सॉइल को ह्यूमस मिलता है। आगे है फर्टिलाइजर्स वाले पार्ट में आप लिखेंगे रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें प्लांटों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये जो मैन्योर है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर है इसमें प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं। उसके बाद आगे आप लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स क्विकली। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा जो है जल्दी से सोख लिए जाते हैं। ठीक है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, जबकि जो मैन्योर्स है एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स स्लोली। जो मैन्योर्स है इनको जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है वो आराम आराम से लेता है, आराम आराम से सोखता है। उसके बाद देखो, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं, जबकि जो है मैन्योर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, यानी थोड़े सस्ते होते हैं फर्टिलाइजर्स से। उसके बाद आगे देखो, इट हार्म्स द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑल्सो कॉजेज हेल्थ इश्यूज इन पीपल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को जो बिगाड़ देते हैं, कौन, फर्टिलाइजर्स। स्टार्टिंग में तो ये अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन बाद में
क्या होता है कि ये जो सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों के लिए अच्छे होते हैं, उनको ये मार देते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनसे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, यानी हमारे शरीर को भी प्रॉब्लम होती है इनसे, है ना, बीमारियां भी होती हैं हमारे शरीर को इनसे, अगर हम ये फर्टिलाइजर्स वाले क्रॉप जो हैं इनको कंज्यूम करें या खाएं तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और जबकि जो मैन्योर वाले पार्ट में आप लिखेंगे, इट कॉजेज नो हार्म टू द ऑर्गेनिजम्स एंड इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी, जो ठीक है। तो जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, वो जो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचाता, ठीक है। और सॉइल की क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो देखो आपसे पूछा गया है कि इरिगेशन क्या है और आपको 2 मेथड्स भी बताने हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। और ऐसे मेथड्स बताने हैं कि जिनसे पानी की जो है बचत हो सके। उसके बाद देखो आंसर इसका क्या लिखेंगे आप, इरिगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो जो इरिगेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है क्रॉप्स यानी जो फसल होती है उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, फसलों को हम पानी देते हैं, उसे कहा जाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स। तो जो है जो फ्रीक्वेंसी है, यानी हम किसी फसल में कितनी बार पानी डालें या कितना पानी डालें, है ना, ये हर सीज़न में अलग अलग होता है, हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, हर सॉइल के लिए अलग अलग होता है ना। तो देखो जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्रॉप्स में, क्योंकि बारिश से जो है जो क्रॉप्स है उनको पानी अपने आप मिल जाता है ना। तो उसमें हमें पानी जो है वो कम डालना है क्रॉप्स में, है ना। इसी तरह से जो गेहूं की फसल होती है ना, जो गेहूं की फसल होती है उसमें पानी कम पड़ता है, अगर आपने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो फसल ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जो है कौन सी फसल में हमें कितना पानी डालना है ना, ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किन पे, सीजन्स, क्रॉप और सॉइल टाइप, यानी सॉइल मिट्टी किस प्रकार की है। फिर देखो, देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन सच एज वेल्स, कैनाल्स, रिवर, डैम्स, पाउंड्स एंड लेक्स। तो उसके बाद देखो ये है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम जो है पानी डाल सकते हैं उनमें फसलों में, ठीक है। जैसे कि हम कुएं से पानी डाल सकते हैं, कैनाल से यानी नहरों से पानी डाल सकते हैं, रिवर से पानी डाल सकते हैं, डैम से पानी डाल सकते हैं, पॉन्ड से या लेक से पानी डाल सकते हैं, किनमें, फसलों में। 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर। तो ऐसे 2 मेथड्स जिनकी मदद से क्या होता है, इरिगेशन तो होता ही है, यानी फसलों में हम पानी तो डालते ही हैं, इसमें पानी की बचत भी होती है। तो ऐसे 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, देखो जो फर्स्ट है वो है, इसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो, इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड यूजिंग पाइप्स टू 1 और मोर सेंट्रल लोकेशंस विद इन द फील्ड। तो देखो क्या करते हैं इसमें जो पानी के जो पाइप होते हैं, इस पानी को उन पाइप की मदद से खेत के बीचों बीच में ले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, देखो, व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स। तो देखो क्या होता है कि जब उस पाइप में प्रेशर डाला जाता है ना, तो उसके आगे एक फुहारा लगा होता है ना, एक फुहारा लगा होता है, एक स्प्रिंकलर लगा होता है। तो उससे क्या होता है, उस फुहारे में से पानी निकलता है ना, और फुहारे की तरह निकलता है, और वो पानी जो है वो पूरे खेत में फैल जाता है ना। तो ये है। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। क्या है, ड्रिप सिस्टम। और ये है, इन दिस सिस्टम वाटर इज़ डिलीवर्ड एट और नियर द रूट ऑफ प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसकी रूट में पानी डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद करके, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट
method of irrigation as there is no wastage of water at all। और ये सबसे अच्छा तरीका है इरिगेशन का, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट इन एरियाज़ वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। और ये जो है ये तरीका, ये ऐसी जगहों के लिए अच्छा है जहाँ पे पानी कम रहता है। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो अगर वीट को हम खरीफ सीज़न में उगा दें, है ना, तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर ये है कि इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न फ्रॉम जून टू अक्टूबर देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज खरीफ सीज़न इंक्लूड्स द रेनी सीज़न। तो देखो क्या है कि अगर हम वीट को खरीफ सीज़न में उगा दें, ठीक है, यानी खरीफ सीज़न क्या होता है, जून से लेके अक्टूबर का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है खरीफ सीज़न। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वीट की जो फसल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम रेन होती है, यानी बारिश होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप। और ये जो है वीट के लिए यानी गेहूं के लिए अच्छा नहीं है, यानी बारिश होना गेहूं के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी शोन ड्यूरिंग दिस सीजन। और इसीलिए जो है वीट जो है गेहूं जो है वो खरीफ सीज़न में नहीं उगाई जानी चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो आपको ये बताना है कि अगर आप एक ही जगह पर बार बार क्रॉप्स उगाते जाएं, यानी आपने अगर एक बार क्रॉप उगाया, उसे काटा, फिर दोबारा उगा दिया, फिर उसे काटा, फिर दूसरी बार फिर से उगा दिया, फिर काटा, तो इस तरह से अगर आप बार बार लगातार करते जाएं तो सॉइल पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम etc। तो अगर आप कंटिन्यूस प्लांटेशन करें, यानी बार बार जो है क्रॉप्स उगाते जाएं एक ही जगह पर, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में वो कम हो जाएंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम etc, ये सब। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट सॉइल में कम हो जाएंगे। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें अच्छे से अपनी ग्रोथ के लिए और फंक्शन के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। When a farmer continues to grow crops one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop yield decrease automatically। तो क्या होगा, मान लो अगर कोई फार्मर है और वो क्या करेगा, बार बार क्रॉप उगाता जाता है, कंटिन्यूस प्लांटेशन वो करता जाता है एक ही जगह पर, है ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, है ना। और इससे क्या होगा, जो है उसकी जो फसल से जो मिलेगा, उसे जो अनाज उगेगा वहाँ पे, वो लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है व्हाट आर वीड्स, यानी वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ये हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो along with the crop are known as weeds। तो ये क्या होते हैं, ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, है ना, और ये अपने आप फसलों के साथ उग जाते हैं। ठीक, वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स। ठीक है, और वीडिंग क्या होती है, वीडिंग होती है ये जो प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उनको हटाने की प्रोसेस। ठीक है, उन प्लांट्स को जो हमें नहीं चाहिए उनको फसल के बीच में से निकालकर हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं वीडिंग। अब देखो, ज़ैंथेनियम, पार्थेनियम etc आर सम कॉमन वीड्स। तो ये जो हैं, ये ज़ैंथेनियम और पार्थेनियम हैं, ये कुछ वीड्स हैं। क्या हैं,
वीड्स हैं। आगे देखो, वीड्स compete with the crop for nutrients, light and space। अब जो वीड्स क्या करती हैं, वीड्स कंपटीशन करती हैं क्रॉप्स के साथ, फसलों के साथ, है ना, न्यूट्रिएंट्स को लेने में, लाइट को लेने में और जगह लेने में, स्पेस लेने में। ठीक है, यानी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ उसके साथ कंपटीशन करती है जो हमें चाहिए। हमें फसल चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, ये वीड्स क्या करता है, उनके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, लाइट ले लेता है, स्पेस ले लेता है ना। आगे देखो, एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट्स गेट लेसर न्यूट्रिएंट्स। और इससे ये होता है कि जो फसल होती है उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, लाइट नहीं मिल पाती, स्पेस नहीं मिल पाता। ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो फसलों के डेवलपमेंट में ये वीड्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम डालते हैं। दिस इन टर्न रिड्यूसेस देयर प्रोडक्टिविटी, दस वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। तो देखो क्या होता है, इससे ये होता है, अगर फसलों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, लाइट्स, जगह नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जो अनाज उनसे मिलता है, फसल से मिलता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए वेरियस वीडिंग मेथड्स जो हैं हमने बना रखे हैं ताकि हम उनमें से उनको हटा सकें, फसलों में से, क्रॉप्स में से वीड्स को हटा सकें। फिर उसके बाद देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर। तो वीडिंग को जो है करने के लिए, वीडिंग की प्रोसेस करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो हैं, पहला मेथड्स है वीड कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड्स। अगर हम वीडिसाइड्स का यूज़ करें, यानी ऐसी दवाइयों का यूज़ करें जिनसे कि वीड्स मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। तो ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये कुछ केमिकल्स होते हैं, एक तरह के केमिकल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दवाइयाँ होती हैं, जो कि खेत में छिड़के जाते हैं और इससे सारे के सारे जो वीड्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स। जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्रॉप्स के लिए नुकसानदायक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो तरीका वो है टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स। ठीक है, तो अगर आप जो है फसल को बोएं, जब आप बीज डालते हैं खेत में, उससे पहले अगर आप टाइलिंग कर लें, है ना, और जो है इससे क्या होता है, वीड्स कम हो जाते हैं। तो फसल को उगाने के लिए जब आप खेत में बीज डालते हैं, उससे पहले अगर आप खेत की टाइलिंग कर लें अच्छे से, तो जो है वीड्स हट जाते हैं। आगे देखो, टाइलिंग अपरूट्स द वीड्स। जो टाइलिंग होती है, जो प्रोसेस होती है टाइलिंग की, इससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं खेत में वो उखड़ जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और सबसे जो अच्छा टाइम है वीड्स को उखाड़ कर फेंकने की, वो है जब तक उनके फ्लावर नहीं आए हैं उन पे, या उन पे वीड्स पे बीज नहीं आए हैं। ठीक है, तो तब वही होता है बेस्ट टाइम वीड्स को उखाड़ कर फेंकने का। और तीसरा तरीका है एक और, ये है मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज़ विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो हम क्या करेंगे, हम एक खुरपी लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, एक एक करके वीड्स के जो प्लांट्स हैं उनको उखाड़ते जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग ऑफ और कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। और इसमें क्या किया जाता है, एक एक जो वीड का जो पौधा है उसको पकड़कर उखाड़ा जाता है या काटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वीडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो आपको क्या करना है, ये कुछ यहाँ पे हैं बॉक्सेस हैं, कुछ यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से, है ना। तो ये आपको कुछ यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको सही ऑर्डर में लगाना है और आपको ये मानकर चलना है कि आपको शुगर केन उगाना है, गन्ना उगाना है, और उसके हिसाब से आपको इन बॉक्सेस को सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देखो इस तरह से आप इसे करेंगे। इसका आंसर ये है, आंसर होगा, देखो सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे,
उसके बाद फ्लोइंग द फील्ड, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोइंग करेंगे आप खेत में। उसके बाद सोइंग करेंगे, यानी खेत में आप बीज डालेंगे। फिर मैन्योरिंग करेंगे, मैन्योर्स डालेंगे, खाद डालेंगे खेत में। फिर इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, यानी पानी डालेंगे खेत में। फिर आप हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी आप उस फसल को काटेंगे और फिर उसके बाद सेंड कर देंगे क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। फिर उसके बाद गन्ने को आप शुगर की फैक्ट्री में भेज देंगे। तो इस तरह से ये है इसका सही ऑर्डर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो डाउन। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, ये देखिए, ये है कुछ क्लूज, ये आपको दिए हुए हैं। और आपको क्या करना है, आपको इन क्लूज की मदद से नीचे एक पजल भी दिया हुआ है, उस पजल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। वो पजल मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे भरना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से देख के इस पजल को भर लीजिए।